Now we will study that what are decision-making theories. One can categorize decision-making theories into four general groupings. Those are organizational process model, rational actor model, pluralistic group politics, and personality process model. Um, we will explain these models one by one. First of all, we will see that what is rational actor model. तो रैशनल एक्टर मॉडल बेसिकली ऐसा मॉडल होता है जिसमें जो डिसीजंस होते हैं वो रैशनैलिटी की बेस पर लिए जाते हैं। मींस कॉस्ट एंड बेनिफिट की बेस पर आप अपने कॉस्ट जो डिसीजन लेते हैं या जो पॉलिसी बनाते हैं उसमें आप सारी जो कॉस्ट है उसका एनालिसिस करते हैं कि ये डिसीजन आप लेंगे इस पर आपकी कितनी कॉस्ट आएगी और फिर आपके कितने बेनिफिट्स होंगे। तो अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हो और कॉस्ट कम मिल रही हो तो आप वो डिसीजन लेते हैं, दिस इज़ द रैशनल डिसीजन। और अगर आप ऐसा डिसीजन लेते हैं जिसमें आपको बेनिफिट्स कम हो और आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो तो वो जो होता है वो आपका इरेशनल डिसीजन होता है। The model this is based on the general assumption that an organizational leader of the unit in particular manner must have been directing his effort towards a goal or the set of goals. The approach is derived from a rigorous methodological background using techniques used in the game theory, quantitative decision theory, and the economics. In these areas, one makes choices based on maximum available information and utility maximization. That is, one presupposes a schedule utilities such that the rational actor chooses those which maximize his own self-interest. इसमें यह है, एक तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करते हैं, ठीक है, और वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद आप उसमें जो अपने बेनिफिट्स हैं उनका एनालिसिस करते हैं कि आपको इसमें कितने बेनिफिट्स होंगे, या आप इसको जो अपना सेल्फ इंटरेस्ट है या आपके जो बेनिफिट्स हैं आप उन्हें कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, और फिर आप अपनी कॉस्ट देखते हैं। तो जब आप अपने बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज़ करते हैं तो ये जो आपका डिसीजन होता है ये रैशनल डिसीजन होता है, ठीक, कि आप कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं कि एट द एंड व्हाट यू विल गेट, and at the end if you are gaining more benefits it's mean that your decision is a rational decision. तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दी है एलिसन 1971। इसने क्या क्या कहा, कॉज द रैशनल एक्टर मॉडल एज्यूम्स दैट। तो एलिसन ने इस मॉडल को किस तरह से एज्यूम किया है, दैट द डिसीजन, इसने एग्ज़ाम्पल दी है यूएस की और सोवियत यूनियन की, कि जब सोवियत यूनियन ने जब कोल्ड वॉर के दौरान क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था तो उसमें जो उनका डिसीजन था वो स्टार्ट में कैसे रैशनल था और वो किस तरह से इरेशनल था। तो रैशनल किस तरह से था, वो इनको इस तरह से एज्यूम करता है कि यूएस एंड सोवियत यूनियंस were based on the rational principles. In other words, US and Soviet Unions were the rational decision maker. यहाँ पर वो दोनों rational decision maker थे। वो किस तरह से this section discusses the missile deployment in the Cuba by the Soviet Union, which triggered the Cuban Missile Crisis, and explains why the Soviet Union decided to deploy missiles on the island using this model. Ellison 1971 suggests 5 hypotheses to answer this question. अब जब उन्होंने आइलैंड में क्यूबा में मिसाइल डिप्लॉय किए थे तो उस टाइम पर उनके जहन में ये 5 जो बेनिफिट्स हैं वो थे, ठीक। इन 5 बेनिफिट्स की बेस पर अगर हम देखें तो उनका जो डिसीजन है उसे ये रैशनल डिसीजन बनता है। वो कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल बारगेनिंग बार्टर। The Soviet Union built a missile base in the Cuba to use it as a bargaining chip to win the concessions from the US to withdraw its missile base in Turkey. एक तो ये बारगेनिंग स्ट्रेटजी थी, ठीक है। बारगेनिंग स्ट्रेटजी में ये होता है गिव एंड टेक प्रोसेस होता है और आप किसी चीज़ के बदले में एक दूसरी चीज़ लेते हैं बारगेनिंग में। तो यूएस सोवियत यूनियन का ये ख्याल था कि जब हम क्यूबा के अंदर मिसाइल डिप्लॉय करेंगे
तो हम यूएस से ये डिमांड करेंगे कि वो टर्की में जो उसने मिसाइल डिप्लॉय की हैं वो वहाँ से टर्की से विड्रॉ कर जाए। उसे टर्की से विड्रॉ करवाना था थ्रू क्यूबन मिसाइल डिप्लॉयमेंट। सेकेंड वॉज डाइवर्टिंग ट्रैप। दूसरा क्या था कि द सोवियत यूनियन डिप्लॉयड मिसाइल्स एज अ डाइवर्जन टैक्टिक टू कंफ्यूज द यूएस गवर्नमेंट। दूसरा ये था कि वो यूएस गवर्नमेंट को कंफ्यूज करने के लिए था कि जो बैलेंस ऑफ पावर यहाँ पर मेंटेन करने के लिए कि अगर मतलब उनको ये बताना था कि जो सोवियत यूनियन है उसकी जो कैपेसिटी है मिसाइल्स की वो यूएसए से किसी भी लिहाज से कम नहीं है। थर्ड ये था कि क्यूबन डिफेंस। थर्ड सिंपल है कि क्यूबा को डिफेंस देने के लिए द सोवियत यूनियन डिप्लॉयड मिसाइल्स टू डिफेंड द क्यूबा अगेंस्ट एन अटैक बाय द यूएस, कि यूएस के अटैक से बचाने के लिए उन्होंने वहाँ पर डिप्लॉय किए। एंड फोर्थ वन वॉज कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स। द सोवियत यूनियन डिप्लॉयड मिसाइल्स टू वीकन अदर कंट्रीज ट्रस्ट इन द यूएस, कि मिसाइल यहाँ पर इसलिए डिप्लॉय की थे ताकि जो कंट्रीज़ हैं उनका यूएस से ट्रस्ट जो है वो ख़त्म हो जाए या कम हो जाए। एंड फिफ्थ वन इज़ मिसाइल पावर। और पांचवा ये था कि सोवियत यूनियन अटेम्प्टेड टू डबल इट्स मिसाइल कैपेसिटी टू अचीव पैरिटी विद द यूएस, के अपनी जो मिसाइल कैपेसिटी है उसको डबल करना चाहता था ताकि जो यूएस है उस के बराबर हो जाए, कि इसकी जो मिसाइल कैपेसिटी है वो यूएस के मिसाइल्स कैपेसिटी के बराबर हो जाए। अब ये जो 5 हाइपोथेसिस हैं ये एज्यूम करते हैं कि जो सोवियत यूनियन का जो डिसीजन है इट वाज रेशनल। It explains some facts on which these theories were built. However, upon closer inspection, there are certain aspects of the event that these hypotheses cannot entirely explain. For example, if the missile deployment was intended as a bargaining chip, the cost and potential risk of the action were too high. उन्होंने तो बारगेनिंग के लिए किया था ना कि हम बारगेनिंग करेंगे, टर्की से यूएस को विड्रॉ करवा लेंगे, लेकिन इनकी कॉस्ट और इनका पोटेंशियल रिस्क बहुत ज़्यादा था, जिस चीज़ को सोवियत यूनियन ने डिटेक्ट या एनालाइज नहीं किया। यहाँ पर उनका एनालिसिस गलत था। क्यूबन डिफेंस जो हाइपोथेसिस 3 है, फेल्स टू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट टाइप ऑफ मिसाइल्स डिप्लॉयड वाज इनअप्रोप्रिएट फॉर दिस पर्पस, कि जो मिसाइल उन्होंने उस टाइम पर वहाँ पर डिप्लॉय किए थे उन मिसाइल की जो पावर है वो बिल्कुल कम थी और वो इनअप्रोप्रिएट थे यूएस क्यूबा को डिफेंस देने के लिए। Missile power has most explanatory power. This hypothesis seems to be more convincing and provides answer to the question above. However, it may not be able to solve the following inconsistency, कि जो सोवियत यूनियन है अब it has camouflaged the missiles while they were shipped to Cuba, कि जब वो क्यूबा से क्यूबा में पहुंचाए गए थे तब तो उनको कमोफ्लाज प्रोवाइड कर दिया गया था, मतलब उनको हाइड कर दिया गया था। However, no measures were taken to hide the missiles at the construction site on the island, even though it was obvious that the US planes would take pictures. लेकिन उन्होंने इस चीज़ का कोई इंतज़ाम नहीं किया कि जब वो क्यूबा के आइलैंड पर पहुंचेंगे तो वहाँ उन्हें वो कमोफ्लाज किस तरह से प्रोवाइड करेंगे और वहाँ से यूएस के प्लेन्स उनकी पिक्चर ले सकते हैं। तो ये जो मिसाइल्स थे फॉर इंस्टेंस कुड हैव बीन हिडन अंडरग्राउंड टू अवॉइड डिटेक्शन। द मिसाइल्स बेस वॉज बिल्ड इन द सेम मैनर एज दैट कंस्ट्रक्टेड इन द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन में जैसी मिसाइल्स बेस थी बिल्कुल वैसी वहाँ पर कंस्ट्रक्ट की गई। नो अटैम्प्ट्स वर मेड टू हाइड द फैक्ट दैट इट वाज मिसाइल बेस, और कोई ऐसी अटैम्प्ट नहीं की गई कि वो उनसे ये हाइड कर पाते यूएस से कि ये मिसाइल बेस है। उसे ना तो उन्होंने मिसाइल्स को कैमोफ्लेज प्रोवाइड किया और ना ही कंस्ट्रक्शन बेस की जो शेप है वो चेंज थी। सो rational actor model does not explain why the Soviet Union has taken such an inappropriate action. So simple is that अगर हम above 5 hypothesis देखें उनकी बेस पर उनका जो डिसीजन है इट वाज रैशनल, लेकिन जो आगे है मिसाइल्स को हाइड करने का, कंस्ट्रक्शन बेस को बनाने का, और जो उनका जो पोटेंशियल रिस्क था वो इंतहाई ज़्यादा था, तो इसलिए ये जो है ये रेशनल डिसीजन नहीं है।
तो जबकि जो रैशनल डिसीजन अबव 5 हाइपोथेसिस में रैशनल डिसीजन नज़र आता है, लेकिन ये जो लास्ट 3 पॉइंट्स है इसमें रैशनल डिसीजन नज़र नहीं आता। सिमिलरली ये है कि इसके अंदर हाँ एक चीज़ और कि जो अगर हम मुशर्रफ के केस को देखें, तो जब वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट ने जब हमसे हमारी राय ली थी पाकिस्तान से, मुशर्रफ से, कि हम वॉर और टेरर में उनके साथ हैं या नहीं हैं, तो वी एक्सेप्टेड दैट वी आर विद यू इन वॉर ऑन टेरर। तो उस वक्त के लिहाज से अगर हम देखें तो जो फ़ायदे थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि यूएस की पावर तालिबान की पावर के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा थी। तो इट वाज रैशनल डिसीजन एट दैट टाइम दैट वी एक्सेप्टेड द वी एक्सेप्टेड दैट वी आर विद यूएस इन वॉर ऑन टेरर। लेकिन बाद में काफ़ी जब हमें वॉर ऑन टेरर में नुकसानात हुए तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि मुशर्रफ का जो डिसीजन है वो रैशनल नहीं था। जबकि 9/11 के बाद से अगर हम देखें तो मुशर्रफ का जो डिसीजन है वो उस वक्त के लिहाज से रैशनल था। तो इस तरह से जो रैशनल डिसीजन मॉडल्स हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम एरिया टू एरिया और फ्रॉम स्टेप्स दैट वी टेक। हो सकता है कि स्टार्ट में जो हम स्टेप्स लें वो रैशनल हो, लेकिन हमने वो पूरी तरह से उनको जो रैशनैलिटी है वो पूरी तरह से ना हो, वो बाउंडेड हो। जब बाउंडेड रैशनैलिटी होती है तो जो हमारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अच्छे नहीं होते। तो अब यहाँ पर जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में सोवियत यूनियन की जो रैशनैलिटी थी, इट वाज बाउंडेड रैशनैलिटी। तो जब बाउंडेड रैशनैलिटी होती है तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं होते। लेकिन जब कि अगर जो रैशनैलिटी है वो बाउंडेड ना हो तो फिर हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो रैशनल होते हैं।